एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं जो लखनऊ से मिल रहे एमएलसी चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। नया ट्विस्ट आ गया है। एमएलसी चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक निर्दलीय कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया है, नॉमिनेशन फाइल किया है और एक कानपुर के रहने वाले महेश शर्मा हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया और अब 12 सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। और एबीपी गंगा की खबर पर फिर से मोहर लग गई है। फिर से मोहर लगी है एबीपी गंगा की खबर पर। एबीपी गंगा ने पहले ही यह बताया था कि चुनाव में 13वां उम्मीदवार उतर सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से बिना चुनाव हुए ये संपन्न हो जाए, ये इसकी संभावनाएं कम ही दिख रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन संख्या बल उतना नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। बीजेपी के पास थोड़ा सा अतिरिक्त संख्या बल है, लेकिन कैंडिडेट 11वां अभी तक ऐलान उतारा नहीं है। तो बेहद दिलचस्प हो चले हैं चुनाव। निर्दलीय उम्मीदवार का चुनावी मैदान में आना और चुनावी मैदान में आने के बाद अब क्या समीकरण बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी और ये हम आपको बताएंगे भी। लखनऊ से खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। एमएलसी चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया है। जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनका नाम है महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा कानपुर के रहने वाले, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है कि 12 सीटों पर अब 13 कैंडिडेट मैदान में हैं और 13वें कैंडिडेट के मैदान में आने के साथ ही अब चुनाव तय। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, 13वें कैंडिडेट के मैदान में आने के बाद के आप समीकरण बताएं कि अब क्या क्या बदलेगा, अब क्या क्या होगा और ये जो नए कैंडिडेट उतरे हैं ये कौन है, इनके प्रस्तावक कौन है? देखिए राजीव, जिस बात को लेकर सुबह से एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता रहा था कि इस चुनाव में 13वां कैंडिडेट भी आ सकता है, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जो ना सपा का होगा, जो ना बीजेपी का होगा, लेकिन कहीं न कहीं से समर्थन जरूर होगा। और वही बात हमारी सच साबित हुई है, यानी एक बार फिर एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। ये महेश चंद्र शर्मा बताए जा रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि विधान परिषद के चुनाव अलग तरह के चुनाव होते हैं। यहाँ प्रस्तावक के लिए 10 विधायकों के दस्तखत होने ही चाहिए। और फिलहाल ये जानकारी मिली है कि महेश चंद्र शर्मा कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने निर्दलीय ये पर्चा भरा है। अब ये महत्वपूर्ण है कि क्या 10 प्रस्तावक विधायक उनके हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो प्रस्तावक नहीं होंगे तो जब 19 तारीख को कल स्क्रूटनी होगी तो पर्चा खारिज होने की संभावना ज्यादा रहता है। लेकिन लगातार जो बीजेपी के लोगों की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि कुछ न कुछ गोपनीय जरूर है, वही बात ये देखने को मिली। और अब अनुभव नजर बनाए रखें आप, आपके पास हम लौटेंगे। तो एमएलसी चुनाव में एक निर्दलीय ने नामांकन दाखिल कर दिया, निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया। और अब एक खबर इस वक्त की, जो कि सरकार के लव जिहाद अध्यादेश से जुड़ा हुआ मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है। जी हां, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और अध्यादेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से रोक की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अपील की है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट यानी कि हलफनामा दाखिल किया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 25 जनवरी को सुनवाई होगी। अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और इन पर सुनवाई से रोक की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज हाई कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दाखिल करके यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सब वहीं ट्रांसफर किया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सुनवाई के बाद ही हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 1 हफ्ते के लिए सुनवाई चल गई है। आइए और विस्तार से समझते हैं मोहम्मद मोइन से, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या हुआ है कोर्ट में आज? जी बिल्कुल, धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अर्जियां दाखिल किए गए थे उस मामले में आज यहां पर अंतिम सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी दी कि हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन पर रोक लगाए जाने के लिए, उनकी सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी है। अगले 2-3 दिनों में उस पर सुनवाई हो सकती है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ना आए तब तक जो है यहां पर सुनवाई को टाल दिया जाए।
दूसरी मांग उन्होंने जानकारी ये दी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है उसमें हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की भी अपील की गई है। तो इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई आज अंतिम होनी थी वो एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया गया है और जो मामले की सुनवाई कर रही थी डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली, उसने साफ तौर पर कहा है कि या तो अगली सुनवाई पर आप कोई स्टे लेकर के आइए सुप्रीम कोर्ट से और नहीं तो सुनवाई के लिए आप तैयार रहिए। ये अंतिम अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही है। और ठीक है मोहन, शुक्रिया आपका। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। 22 के लिए आज ही से आगाज कर दिया क्या आप लोगों ने? ये 2022 का आगाज तो हम लोग 2017 में कर चुके हैं, 2019 में कर चुके हैं। हम लोग कोई चुनाव एक संपन्न हुआ दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कि चुनाव आएगा तब बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करता है, जरूरत पड़ने पर जनता की सेवा करता है और उस सेवा के आधार पर जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करता है। तो आप आसानी से जिता ले जाएंगे। 11वां कब तक आएगा? प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं गोपनीय बात है, पता चल जाएगी। आज 3 ही बजे तक का समय है, पता चल जाएगा आज ही। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं उसके हिसाब से तो हमने नामांकन किया और हम जीत रहे हैं 10 के 10 सीटें। 11वें की दृष्टि से जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा निर्देश होगा उसको देखेंगे। अभी जो हमारे नंबर है उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी हैं। बीजेपी की रणनीति तो ये नहीं है कि सपा को बिना विधायक होते हुए दूसरी सीट जीतने दे। बीजेपी की रणनीति तो यही है कि पहले जितने हमारे सदस्य हैं उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी होने चाहिए, उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी हैं उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। आवश्यकता होगी तब विचार करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई निर्देश नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर बहुत चर्चा है। कहा जा रहा है कि 28 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, 4-5 लोग हटाए जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग जो हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। कुछ जो आज इन्होंने पर्चा भरा 3-4 लोग उसमें से शामिल होंगे। बहुत चर्चाएं हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग तमाम हमारे मंत्री परिषद जो साथी हैं उनकी धड़कन बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब उत्साह पैदा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो कब मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे, किसको मंत्री परिषद में अपने साथ रखेंगे, किसको अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह जरूर चाहती है कि हमारी पूरी सरकार, केंद्र का जब इतना आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना समर्थन उत्तर प्रदेश के लिए है, सहयोग है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा से अच्छा करके दे रही है, देने का प्रयास कर रही है। और उसमें और कुछ अच्छा करने के लिए जो जरूरत होगी तो निश्चित तौर से मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। कि शर्मा जी की एंट्री के बाद सियासत में बहुत सारे बदलाव की बात आ रही है। देखिए, ये जो बदलाव की बात आ रही है, देखिए श्री ए.के. शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक लंबी यात्रा, प्रशासनिक उनके पास बहुत अनुभव है और वह राजनीतिक क्षेत्र में विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज नामांकन दाखिल किए हैं। भाजपा के लिए एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही जानकार व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा है। हमारी शुभकामना उनके साथ है। बाकी गुजरात मॉडल को लागू करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई है। यूपी का मॉडल विकास का मॉडल है और विकास के मॉडल की शुरुआत गुजरात से होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय हुई थी। तो गुजरात मॉडल माने विकास मॉडल, और उस विकास के मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी और जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ लागू किया जाता है। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 तो उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन 11वें पर अभी भी पत्ते नहीं खोल रही है बीजेपी। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि 11वां उम्मीदवार 3 बजे तक ही नामांकन हो सकता है और ज्यादा वक्त नहीं है दोपहर के 3 बजने में। अभी बीजेपी ने अपने 10 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया है। तस्वीर आप देख लीजिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों वहां पर मौजूद थे। नामांकन किया है बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने, इसमें ए.के. शर्मा भी शामिल हैं। 11वें की जो बात चल रही थी, अभी भी वो नाम और वो व्यक्ति अंधेरे में ही है, अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। 3 बजे तक का ही वक्त है नॉमिनेशन के लिए। बहरहाल खबर यह है कि नॉमिनेशन जिनका हुआ, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है विधान परिषद की सदस्यता के लिए बीजेपी के लोगों ने, उस दौरान उन 10 प्रत्याशियों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों वहां पर मौजूद थे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहला हमारा प्रयास है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको जिताया जाए, उनका नामांकन दाखिल कराया जाए। प्रदेश अध्यक्ष की बात पर उन्होंने किसी टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो सामने आना है वो अपने आप आ जाएगा।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त ये नामांकन हुआ उस वक्त की उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। यह भी खास बात, आप तस्वीर को स्पष्ट देखिए। सलिल बिश्नोई हैं उम्मीदवार, डॉक्टर धर्मवीर हैं, लक्ष्मण आचार्य हैं, काशी क्षेत्र से अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सुरेंद्र चौधरी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं। ये तमाम लोग विधान परिषद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से। ये 10 उम्मीदवार हैं जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उस वक्त मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग वहां नामांकन केंद्र पर मौजूद थे। अभी एबीपी गंगा पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्रिमंडल में रखें, किसे न रखें, इसलिए वो मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ए.के. शर्मा पर उनका कहना था कि एक योग्य व्यक्ति बीजेपी के साथ जुड़ा है, उनके अनुभव का लाभ हमें मिलेगा और वो उन्हें शुभकामनाएं देंगे। आपकी स्क्रीन पर उस वक्त की तस्वीर है जब नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल कर रहे थे बीजेपी के विधान परिषद उम्मीदवार। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे और कुछ मंत्री भी आप देख सकते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की है हमारे सहयोगी ने, अब आपको वो दिखाते हैं। और नामांकन दाखिल करने के बाद ए.के. शर्मा जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अफसर है। सर आज आपने नामांकन, आप लोगों का धन्यवाद। नामांकन कर दिया, अब जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। आप लोगों का धन्यवाद। देखो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंच गए। सर नॉमिनेशन कर दिया आपने, सभी लोगों ने आज सभी हम सब प्रत्याशी 10 व्यक्तियों ने नामांकन कर दिया है और पार्टी ने जो हम लोगों पर विश्वास जताया है, मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी को, पूरी केंद्रीय नेतृत्व को हम लोग हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जो उनकी अपेक्षा है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। सर ये 10 सीटें तो जीत लेंगे, 11वीं पर भी उतारेंगे, किसी को समर्थन देंगे? माता की जय। सर क्या सपा को इतना आसानी से जीतने देंगे? क्या वॉकओवर देंगे? सपा को वॉकओवर देंगे? कैंडिडेट आएगा अपना दल से, कोई आ सकता है? अभी गोपनीय है, बताया जाएगा उसको। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गोपनीय है, यानी 11वां कैंडिडेट जरूर आएगा और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार हो सकता है, अपना दल की तरफ से हो सकता है। इस बात के साफ संकेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिया है। एबीपी गंगा ने जब उनसे सवाल पूछा, साफ तौर पर कहा कि ये गोपनीय है, लेकिन संकेत साफ है कि ये चुनाव जितने आसान दिख रहे हैं उतने आसान नहीं है। कोई निर्विरोध ना हो जाए, इसकी पूरी तैयारी है और 28 तारीख को वोटिंग हो, इसकी भी तैयारी बीजेपी की है और साफ संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। कैमरा जी पंकज के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।